वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। अगर आप पिछला क्विज नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देखिए, बहुत सा प्रश्न आपका सॉल्व होगा। आज का सवाल है कि सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? सूरत शहर, अब मान लीजिए भारत में ऐसे बहुत बड़े बड़े शहर हैं जो नदियों के किनारे बसा है और नदियों से रिलेटेड ये बहुत प्रश्न आएंगे। एग्जाम्पल के लिए कटक महानदी, चाहे ले लीजिए हैदराबाद मूसी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, इलाहाबाद गंगा नदी, दिल्ली यमुना नदी, नासिक गोदावरी नदी। तो ये बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ ऐसा है दूर दूर श्रीरंगपट्टनम आ जाएगा, कौन सी नदी? कावेरी नदी आ जाएगा, मदुरई वैगई नदी। तो इस तरह का सवाल कुछ है जिसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका प्रश्न है कि सूरत शहर पे बसा है तो ये ताप्ती नदी, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको राप्ती भी रहेगा, तो राप्ती अलग है, ये गोरखपुर बसा हुआ है राप्ती पे, इस पे गोरखपुर याद रखिएगा, और ताप्ती पर तो सूरत है ही। तो इस तरह आप याद रखिए। ताप्ती से रिलेटेड क्या, ये बैतूल जिला एमपी में पड़ता है, वहां के मुल्तई से निकलता है और खंभात की खाड़ी में गिरता है ताप्ती। इसी तरह इसके समांतर जो है चलता है एक नर्मदा। तो आपको प्रश्न आएगा कि कौन दो नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? तो ये डेल्टा ताप्ती और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एक्सचुरी बनाती है। चूंकि जो भी मान लीजिए इधर से बहते हुए बंगाल की खाड़ी और गिरता है वो जो है गाद खाद जल और मिट्टी से लाता है, वो डेल्टा बनाती है। लेकिन ये क्या है, ये पथरीली जमीन से होके जाता है और खंभात की खाड़ी में गिरता है तो ये रिफ्ट वैली बनाता है, भ्रंश घाटी। याद रखिएगा, ये भी पूछेगा कि भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली कौन बनाता है? यही नर्मदा ताप्ती। ऐसा प्रश्न आपको और भी आ जाएगा, रिफ्ट वैली जो है, और तीसरा नदी है दामोदर नदी, ये भी जो है दामोदर की घाटी है ना, उससे निकलता है तो रिफ्ट वैली बनाता है दामोदर नदी। और विश्व में राइन और टेम्स है जो रिफ्ट वैली बनाता है। तो याद रखना है, भारत में ताप्ती नर्मदा दामोदर ये रिफ्ट वैली बनाता है, विश्व में राइन और टेम्स रिफ्ट वैली बनाता है। ये आपको प्रश्न आएगा। चलिए अब दूसरा जो हम देखते हैं, ये नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती से रिलेटेड क्या है कि ये तो खंभात की खाड़ी में गिरा। अब नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? आपको एक ट्रिक भी बताए थे कि सोनम, याद रखिएगा सोनम, ये अमरकंटक से निकलता है सोनम, सोन नर्मदा महानदी। ये इस तरह एक ट्रिक बना के कहाँ निकलती है और कहाँ गिरती है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को डिवाइड करके पढ़िए, जो बंगाल की खाड़ी और गिरता है वो नदी कौन कौन है, और जो अरब सागर में गिरता है वो कौन कौन नदी है, इसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं कि उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होने का क्या कारण है? ये प्रश्न कई बार आएगा कि सर्दियों में वर्षा जो होती है किस कारण से उत्तर भारत में। क्योंकि आप जब भारत का नक्शा देखते हैं, थोड़ा बना लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए उत्तर भारत तो इधर है, तो ये जो है आप इधर उत्तर भारत में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, ये पश्चिमी विक्षोभ, इधर पाकिस्तान है ना, इधर आप पाकिस्तान जानते हैं, इसके अफगानिस्तान इराक भूमध्य सागर से लहर उठती है और भूमध्य सागर से चल के इराक अफगानिस्तान पाकिस्तान होते और हिमालय का जो एरिया इसमें टकरा के यही उत्तर भारत पंजाब राजस्थान में बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ उसका नाम है, पश्चिम से आता है और ये बारिश होती है सर्दियों में। ये कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न कि सर्दियों में जो उत्तर भारत में बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से, याद रखना है। अब देखिए सर्दियों में उत्तरी पूर्वी मानसून से, यहाँ भारत का हम पहले क्विज में भी बताएं कि पूरे भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून। दक्षिणी पश्चिम मानसून का मतलब होता है कि इधर ये केरला वाला जो ये एरिया है इधर से जाता है, दक्षिण पश्चिम हुआ, और यहाँ वर्षा जो होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा होता है। यही बताए थे, यहाँ जाके मॉनसून रोम में पूरा वर्षा होता है। तो लेकिन ये सर्दियों में जो उत्तर भारत का प्रश्न आएगा पश्चिमी विक्षोभ से। लेकिन आप जानते होंगे कि ये इधर से फिर लौट के आता है और ये तमिलनाडु में सर्दी में ही वर्षा होता है। तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में वर्षा होता है उत्तरी पूर्वी मानसून से, याद रखना है उत्तरी पूर्वी मानसून में। पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिम से, और तमिलनाडु ये आंध्रा और इधर जो होता है ये सब में आपको उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो ये प्रश्न आपका आता है। एक प्रश्न ये भी है कि पश्चिमी विक्षोभ का नाम राजस्थान में मावट बोलते हैं,
कि क्या नाम है, मावट। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जंग उदाहरण है, जंग किसका उदाहरण है। ये बात बार बार प्रश्न आएगा, साइंस का क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है। तो पहले समझना चाहिए कि यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या। यौगिक होता है कि निश्चित अनुपात में जब दो तत्व मिलते हैं तब यौगिक होते हैं, और किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं तो मिश्रण। अब देखिए जंग क्या है, जंग को हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, यानी लोहा पर ऑक्सीजन का जो प्रतिक्रिया होता है तो वो बनता है जंग। तो अब देखिए कि इसको अगर प्रतिक्रिया जो है एकदम निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, इसलिए जंग जो है यौगिक है। जंग आप दूसरा मत समझिएगा, जंग लड़ाई वाला जंग है, जंग उदाहरण है यौगिक का। ठीक, अब देखिए यौगिक का और दूसरा क्या क्या होगा, जैसे जल है, जल का H2O निश्चित अनुपात में मिलेगा, चाहे नमक ले लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो ये सब एक यौगिक है। मिश्रण में क्या होगा, हवा में धूलकण जो मन है सब उड़ता है तो उसको बोलते हैं मिश्रण। चाहे मान लीजिए बारूद बनता है ना, बारूद क्या है, मिश्रण है, उसमें कुछ भी मिला दीजिए, कांटे मिला देता है, कोई पत्थर मिला देता है, कुछ भी मिला के बारूद कभी कभी है ज़्यादा मिला देता, बनाते बनाते उड़ गया। ऐसा कई जगह सुने होंगे कि बारूद बना रहा था और उड़ गया, मर गया। तो इस तरह बारूद जो है मिश्रण है। तो ये आप याद रखिए, कौन यौगिक कौन मिश्रण। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने की थी। सर्वोदय योजना की शुरुआत आपको क्या था, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में ये सर्वोदय योजना की शुरुआत किया था। जयप्रकाश नारायण जो है इसको हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। प्रिजन डायरी एक पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। तो इस तरह आप जो भी योजना है, कुछ देखिए एक सूत्री व्यवस्था बार बार आता है कि 20 सूत्री लागू कौन किया था, 20 सूत्री योजना इंदिरा गांधी ने। इसी तरह पूछेगा 11 सूत्री कौन शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। तो ये महात्मा गांधी जो है लॉर्ड इरविन 1980 में 11 सूत्री मांग किया था। 20 सूत्री मांग जो है इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। तो ये सब एक पंच सूत्री 5 सूत्री जो है याद रखिएगा, 5 सूत्री ये आपको जो है संजय गांधी ने लाया था। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट सूत्री भी याद रखिए। और योजना तो अभी करंट में 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है अभी नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया है, चूंकि इसने जो भी वादा किया था उसको 10 सूत्री कार्यक्रम के तहत पूरा करने का प्रयास शुरू किया था। याद रखिएगा 10 सूत्री कार्यक्रम मोदी जी, बाकी इधर 20 सूत्री कार्यक्रम जो था इंदिरा गांधी, 11 सूत्री महात्मा गांधी, 5 सूत्री संजय गांधी। ये सब आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, इसको देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस प्राचीन ग्रंथ को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास सूत्र वसुमित्र ने लिखा था, इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश बोलते हैं। पाली भाषा में बौद्ध धर्म का लगभग ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है। लेकिन बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, जातक। जैन धर्म का कल्पसूत्र। आपको बताए थे पहले क्विज में कि सभी धर्म का अपना अपना ग्रंथ है। हिंदू का महाभारत रामायण, मुस्लिमों के लिए कुरान, ईसाई के लिए बाइबिल, फारसी के लिए जैन अवेस्ता, यहूदी के लिए टेस्टामेंट। इस तरह जो है आप उसका कौन कौन धार्मिक ग्रंथ है जरूर याद रखिए। अब देखिए कि आप बौद्धों का विश्वकोश जो है ये जो आपका है महाविभास सूत्र। अब एक आता है कि बौद्धों का रामायण कौन है, बुद्ध चरित किसने लिखा है, अश्वघोष ने। तो उसको हम कहते हैं बौद्धों का रामायण। तो इस तरह जितना भी धर्म है उसका अपना पुस्तक है, उसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।